दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पश्चिमी एशिया के जो देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में जितनी भी गल्फ कंट्री थी उन यानी खाड़ी देश थे, फारस की खाड़ी से सटे हुए देश थे और ओमान की खाड़ी से, तो उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हम जो भूमध्य सागर से सटे हुए और लाल सागर से सटे हुए जो देश हैं पश्चिमी एशिया के अंतर्गत, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे आज। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पिछले वीडियो में हम इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन और कतर के बारे में पढ़ लिया था। और कुछ नदियां हैं जैसे जॉर्डन, दजला, फरात, सिर दरिया, अमू दरिया, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और कतर के बाद हम देखेंगे आज के वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे, फिर इजराइल के बारे में और जॉर्डन और उसके बाद से लेबनान। इन्हीं 4 देशों के बारे में पढ़ना है आज। तो सबसे पहले हम कुछ चित्र बनाए हैं, उसी चित्र के माध्यम से हम आसानी से समझ लेंगे। तो चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम चित्र नंबर 1 को देखेंगे कि हमारा इधर भूमध्य सागर है, इधर ये सिनाई प्रायद्वीप है जो मिस्र का प्रायद्वीप है। और यहाँ पे जो देश है उसका मानचित्र यहाँ पे है। उसके बाद से हम पहले सऊदी अरब को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सऊदी अरब को देखते हैं। तो सऊदी अरब जो है उसके अंतर्गत ये जो सागर है इसका नाम है रेड सागर, लाल सागर। तो रेड सी जो है इसके तट पर सऊदी अरब के 2 पर्वत स्थित हैं जिनका नाम है, पहले का नाम है हिजाज माउंटेन और दूसरे का नाम है आसिर माउंटेन। तो हिजाज माउंटेन और आसिर माउंटेन ये सऊदी अरब के पर्वत हैं और ये लाल सागर के तट पे स्थित है। यानी लाल सागर के आप देख रहे होंगे कि किनारे पे स्थित है, उसके तट पे। दूसरी बात, जो आसिर पर्वत है इसका विस्तार यमन देश में भी है। यानी आसिर पर्वत का विस्तार सऊदी अरब और उसके बाद यमन देश में भी है। ठीक। और उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे थोड़ा सा। तो सऊदी अरब में मुख्यतः 3 मरुस्थल पाए जाते हैं जिनका नाम है अन्नाफुद मरुस्थल, दूसरा है नज्द मरुस्थल और तीसरा है रब अल खाली मरुस्थल। यानी सऊदी अरब में 3 मरुस्थल, अन्नाफुद मरुस्थल, उसके बाद से नज्द मरुस्थल और उसके बाद से रब अल खाली मरुस्थल। उसके बाद से हम देखेंगे सीरिया देश है और सीरिया देश का एक मरुस्थल पाया जाता है सीरियन मरुस्थल। ठीक। और इधर हम देखेंगे फारस की खाड़ी के तट पर। तो यहाँ पे सऊदी अरब में फारस की खाड़ी के तट पे तेल उत्पादक क्षेत्र है जिसमें पहला है रास तनुरा और दूसरे का पहला है इधर सबसे ऊपर में है रास उत्तर में, यानी सबसे उत्तर में माना जाएगा तो रास तनुरा है। उसके बाद से पहले नंबर पे है अल कातिफ। देखिए यहाँ पे इन सब का नाम लिखा हूँ। और पहले का नाम है अल कातिफ, दूसरे का नाम है अल दमाम और तीसरे का नाम है अल मुआरिज और चौथे का नाम है अल हफूफ और 5वां तेल क्षेत्र है जिसका नाम है धौरान। तो इस प्रकार सऊदी अरब में जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे रास तनुरा से लेकर और अल कातिक, अल दमाम, अल मुआरिज, अल हफूफ और धौरान तक है। तो हमने पिछले वीडियो में इराक, ईरान, उसके बाद से कुवैत और बहरीन, कतर के बारे में हमने पढ़ा था। ईरान, इराक के तेल क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, कुवैत के तेल क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। उसी तरह ये सऊदी अरब के तेल क्षेत्र हैं। तो इसमें हमने देख लिया जो फारस की खाड़ी के तट पे हैं। अब बात करते हैं चित्र नंबर 2 की। तो चित्र नंबर 2 की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम
सऊदी ऊपर सऊदी, हाँ यहाँ पे बात करेंगे सबसे ऊपर है यहाँ भूमध्य सागर के तट पे देश है लेबनान और सीरिया। लेबनान और सीरिया देश है। और उसके बाद से सीरिया सीरिया लेबनान, लेबनान के बाद है देश इजराइल। और इजराइल के बाद हम देखेंगे तो जॉर्डन देश से सटा हुआ देश है जिसका नाम है फिलिस्तीन। और इधर गाजा पट्टी है। यानी ये पूरा पहले फिलिस्तीन ही था, लेकिन बाद में ये कुछ कारणों की वजह से ये इजराइल इसका नाम रखा गया। और ये छोटा सा जो भाग है इधर फिलिस्तीन है और इधर गाजा पट्टी है। तो देखिए हम खैर इजराइल और फिलिस्तीन के जो विवादों का विषय है वो इतिहास का विषय है, तो हम उस पर न जाते हुए हम यहाँ बस भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल जियोग्राफी की दृष्टि से हम यहाँ समझेंगे। तो इधर हमारा फिलिस्तीन है और ये बाकी क्षेत्र इजराइल का है। और इधर जो स्थान है उसका नाम है गाजा पट्टी। अब देखेंगे ये जॉर्डन है। जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से सटा हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम है अकाबा। और ये किस खाड़ी के तट पर स्थित है? तो अकाबा की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो सिनाई प्रायद्वीप के बगल में अकाबा की खाड़ी है। तो ये सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का प्रायद्वीप है और इसी के बगल में अकाबा खाड़ी है। और इस खाड़ी के तट पर जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह अकाबा स्थित है। ठीक, अब इसके बाद से हम देखेंगे इधर जो है भूमध्य सागर में स्थित एशिया का एक द्वीप है साइप्रस। और उसके बाद से इधर माल्टा द्वीप है। उसके बाद हम देखेंगे सुएज नहर है। सुएज नहर के बाद सुएज खाड़ी पड़ेगी। और सुएज खाड़ी के बाद रेड सागर। रेड सागर के बाद हम उतर जाएंगे अदन की खाड़ी में बाब अल मंडेब की संधि द्वारा। तो इस तरह ये भूमध्य सागर के तट पर जो देश थे सीरिया और लेबनान, उसके बाद से इधर इजराइल और इधर अकाबा खाड़ी है जो जॉर्डन से सटी हुई है। तो इनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी हम अभी नोट करेंगे। लेकिन इनकी जो स्थल खंड का जो भाग है उसे हम देख लिए कि कौन से देश किस सागर से सीमा बनाता है। उसके बाद से हम यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, जो नज्द मरुस्थल है। नज्द मरुस्थल में सऊदी अरब की आधी से अधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है यहाँ पे। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि अन्नाफुद मरुस्थल, नज्द मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल में नज्द मरुस्थल में जो बीच वाला है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या सऊदी अरब की रहती है। अब उसके बाद से हम बात करेंगे तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम देख लेते हैं। अब तो देखिए हम बात करेंगे अब जो पीछे चित्र बने थे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब की। तो यहाँ पे देखेंगे हम सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करेंगे तो हम देखेंगे सऊदी अरब से संबंधित। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि लाल सागर के तट पर सऊदी अरब के लाल सागर के तट पर सऊदी अरब के दो पर्वत। अब दो पर्वत कौन सा है? तो पहला हम बताए थे, पहले पर्वत का नाम है हिजाज पर्वत और दूसरे पर्वत का नाम है आसिर पर्वत। ये दोनों पर्वत क्या है, स्थित हैं इसके तट पर। तो लाल सागर के तट पर कौन से दो पर्वत स्थित हैं? हिजाज पर्वत और आसिर पर्वत। ठीक, अब उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि हम बताए थे कि जो आसिर पर्वत है, आसिर पर्वत का विस्तार जो है आसिर पर्वत का विस्तार किसमें है? तो दो देशों में पाया जाता है, सऊदी अरब और प्लस यमन में। अब हम बात यहाँ पे कर लेंगे हिजाज पर्वत की। तो हिजाज पर्वत किसमें पाया जाता है? तो केवल सऊदी अरब में। हिजाज पर्वत का विस्तार कहाँ पे है? तो केवल सऊदी अरब में है। अब उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, वहां पे एक स्थान था, बंदरगाह था जिसका नाम था जेद्दा। हम इसको बताना मैप में भूल गए थे। जेद्दा जो है कौन सा, हिजाज पर्वत और आसिफ पर्वत के बीच में एक सऊदी अरब का एकमात्र बंदरगाह है जेद्दा। तो लिखेंगे ये कि सऊदी अरब का एकमात्र बंदरगाह, सऊदी अरब का एकमात्र बंदरगाह। और ये कहाँ है? तो ये लाल सागर के तट पर स्थित है, एकमात्र बंदरगाह जो लाल सागर के तट पर स्थित है। कहाँ पे? तो लाल सागर के तट पर स्थित है। उसके बाद से फिर हम बात करेंगे, उसके बाद से जेद्दा के बाद हम बात करेंगे मक्का और मदीना की। तो देखिए ये भी पॉइंट छूट गया था, मक्का और मदीना हमने मैप में दर्शाया था, लेकिन इसका थोड़ा सा विश्लेषण नहीं कर पाया। तो देखिए मक्का और मदीना, ये मक्का जो है आसिफ पर्वत के बगल में स्थित है और मदीना जो है हाजिर हिजाज पर्वत के बगल में स्थित है। तो ये कह सकते हैं कि मक्का और मदीना सऊदी अरब में मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं। सऊदी अरब के धार्मिक स्थल मान सकते हैं, कह सकते हैं धार्मिक स्थल। ये सऊदी अरब के धार्मिक स्थल है मक्का और मदीना। तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके बाद से हम फिर बात कर लेते हैं यहाँ के मरुस्थल के बारे में। देखिए हम बताए थे एक सीरिया में एक मरुस्थल स्थित है, सीरिया में, उसका नाम है सीरियन मरुस्थल। ऐसे लिख लेते हैं हम, सीरियन मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? तो सीरिया में स्थित है। और उसके बाद से तीन मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। पहला का नाम है अन्नाफुद मरुस्थल,
अन्नाफुद मरुस्थल ये कहाँ पे, ये सऊदी अरब में है। अन्नाफुद के बाद हम देखेंगे तो नज्द मरुस्थल, और नज्द मरुस्थल के बाद हम तीसरा देखेंगे तो रब अल खाली मरुस्थल। रब अल खाली मरुस्थल, ये तीनों मरुस्थल जो है, ये तीनों मरुस्थल कहाँ स्थित है तो सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे तो सऊदी अरब में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट सऊदी अरब से। अभी और भी पॉइंट है लेकिन हम इसके बाद देखेंगे। तो सऊदी अरब में पहली बात हम बताए थे कि लाल सागर के तट पर सऊदी अरब के दो पर्वत स्थित हैं। पहले का नाम हिजाज पर्वत, दूसरे का नाम आसिफ पर्वत। ठीक, हिजाज पर्वत और आसिफ पर्वत। तो आसिफ पर्वत का विस्तार किस देश में है? सऊदी अरब और यमन दोनों में है। और हिजाज पर्वत का विस्तार कहाँ पे है? केवल सऊदी अरब में है। उसके बाद से हम जेद्दा के नाम बताए थे, जेद्दा, जेद्दा और मक्का मदीना। तो जेद्दा के बारे में, ये जेद्दा जो है सऊदी अरब का एकमात्र बंदरगाह है जो किसके लाल सागर के तट पर स्थित है। ठीक, और मक्का मदीना सऊदी अरब के क्या है तो धार्मिक स्थल है। उसके बाद से हम बात कर लेंगे मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल में देखेंगे सीरियन मरुस्थल, ये कहाँ का मरुस्थल है तो सीरिया का मरुस्थल है। और अन्नाफुद, नज्द और रब अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब के मरुस्थल हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम सऊदी अरब में से संबंधित जो मरुस्थल थे उनके बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे सऊदी अरब के तेल क्षेत्र के बारे में। ठीक, तो इसे मिटा देते हैं। देखिए बात करेंगे हम, देखिए थोड़ी सी कुछ पॉइंट थी और हम नोट कर लेंगे कि नज्द मरुस्थल में, नज्द मरुस्थल में, नज्द मरुस्थल में सऊदी अरब की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सऊदी अरब की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद से हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, नज्द मरुस्थल के बाद रब अल खाली मरुस्थल। रब अल खाली मरुस्थल यह मरुस्थल जो है बालू का मरुस्थल है। पहली बात, यह बालू का मरुस्थल है। और यह विश्व का यह अबाधित मरुस्थल है। यह विश्व का अबाधित मरुस्थल है। और इस मरुस्थल में अर्थात इसमें दूर तक उर्मिल, इसको कह सकते हैं माइक्रल या उर्मिल, अर्थात उर्मिल पाए जाते हैं। और उसके बाद से इसलिए इसे
ये उस क्षेत्रों में एक प्रकार की पौधों की प्रजाति पाई जाती है, जिसके वजह से यह इसलिए इसे इम्पटी इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इम्पटी क्वार्टर यानी खाली, इम्पटी क्वार्टर अर्थात खाली कमरा कहते हैं। अब इसके बाद से हम देखेंगे सऊदी अरब के तेल क्षेत्र के बारे में। तो सऊदी अरब के तेल क्षेत्र यानी सबसे पहले हम देख लेंगे कि नज्द मरुस्थल में नज्द मरुस्थल में सऊदी अरब की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या छूट गया यहाँ पे, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इसे हम सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और रब अल खाली मरुस्थल यह बालू का मरुस्थल है और यह विश्व का अबाधित मरुस्थल है। और इसमें दूर तक माइकल अर्थात उर्मिल पाए जाते हैं, इसलिए इसे इम्पटी क्वार्टर अर्थात खाली कमरा कहते हैं। ठीक ना। इसके बाद हम देखेंगे सऊदी अरब के तेल क्षेत्र के बारे में। तो सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों के बारे में हमने बताया था कि पहला है रास तनुरा। तो रास तनुरा जो सबसे बड़ा सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, उसका नाम है सबसे तेल क्षेत्र के बारे में सऊदी अरब के हम यहाँ कह सकते हैं सऊदी अरब के तेल क्षेत्र। तो सऊदी अरब के तेल क्षेत्र का मतलब, इसमें सबसे पहला पॉइंट है रास तनुरा। रास तनुरा, इसके बारे में हम कहेंगे कि यह सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। और इसके बाद हमने बताया था कि इसके अलावा जो तेल क्षेत्र हैं उनके नाम हमने बताए थे। इसके अलावा तेल क्षेत्र में जो है दूसरा नंबर पे है अल कातिफ। अल कातिफ के बाद है अल दमाम। अल कातिफ के बाद है अल दमाम। अल दमाम के बाद है चौथे नंबर पर अल कातिफ। अल कातिफ के बाद अल दमाम। अल दबाब के बाद है अल मुआरिज। अल मुआरिज और अल मुआरिज के बाद जो पांचवें नंबर पे है उसका नाम है धारान। धारान ये सब क्या है, ये सब भी तेल क्षेत्र हैं। ये महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। ठीक ना। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। और तो इस प्रकार हम देखेंगे कि रास तनुरा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। उसके बाद से इसके अलावा जो तेल क्षेत्र है उसका नाम है अल कातिफ, अल दमाम, अल मुआरिज और धारान। ये चारों जो हैं महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं सऊदी अरब के। और इसके बाद हम देखेंगे इजराइल की। तो इजराइल के बारे में तो इसके बाद हम देखेंगे इजराइल के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट देश है हमारा इजराइल। इजराइल या इसे इजराइल कहते हैं। इजराइल या इजराइल। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि यहाँ की जलवायु दशा भूमध्य सागरीय है। यहाँ की जलवायु दशा कैसी है, तो भूमध्य सागरीय है। यहाँ की जलवायु दशा भूमध्य सागरीय है। यहाँ की जलवायु दशा भूमध्य सागरीय है। और उसके बाद से हम कहेंगे कि यहाँ खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। खट्टे व रसदार फलों की खेती की जाती है। खेती की जाती है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे शराब उद्योग का जहाँ खट्टे फल होंगे वहां पे शराब उद्योग का विकास होगा। तो यहाँ पे शराब उद्योग का विकास हुआ है। शराब उद्योग का विकास हुआ है। और यहाँ पे परंपरागत उद्योग के नाम पर जो पहले से यहाँ व्यापार चला रहा है उसका नाम है परंपरागत उद्योग। इसके बाद यहाँ का परंपरागत उद्योग है हीरे का व्यवसाय। हीरे का व्यवसाय इजराइल में सर्वाधिक होता है, तो इसलिए यहाँ का ये पहले से व्यवसाय है। और परंपरागत उद्योग के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे सामूहिक कृषि प्रचलित है। और उस सामूहिक कृषि का जो नाम है, यहाँ पे सामूहिक कृषि प्रचलित है, जिसे किबुत जिम कहा जाता है। जिसे किबुत जिम कहा जाता है। जिसे किबुत जिम कहा जाता है इस सामूहिक खेती को। अब उसके बाद से हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे कि इजराइल का जो बंदरगाह है, देखिए, हाँ, इजराइल का एक बंदरगाह, तो हम कहेंगे कि भूमध्य सागर के तट पर देखिए, ये चित्र में छूट गया था। भूमध्य सागर के तट पर इजराइल का एकमात्र बंदरगाह, इजराइल का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो हाइफा स्थित है। बंदरगाह हाइफा स्थित है, ठीक। तो हाइफा जो है ये इजराइल का एकमात्र बंदरगाह है। तो इस तरह हम देखेंगे कि इजराइल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो इजराइल, यहाँ की जलवायु दशा कैसी है, तो भूमध्य सागरीय है। यहाँ पे खट्टे व रसदार फल की खेती की जाती है। यहाँ पे किस उद्योग का विकास हुआ है, तो शराब उद्योग का। और उसके बाद से यहाँ परंपरागत उद्योग के रूप में हीरे का व्यवसाय प्रसिद्ध है। यहाँ पे सामूहिक कृषि की जाती है, जिसे किबुत जिम के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी हम लाइनों को अंडरलाइन कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द हैं और उस पूरा सेंटेंस ही महत्वपूर्ण है। तो भूमध्य सागर के तट पर इजराइल का एकमात्र बंदरगाह हाइफा स्थित है। तो इस तरह इजराइल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे हमने आपको बताया हूँ। उसके बाद से हम देखेंगे नेक्स्ट देश है जॉर्डन। तो बात कर लेंगे हम जॉर्डन की। इसे मिटा देते हैं। देखिए, जॉर्डन के बारे में बात करेंगे हम।
जॉर्डन, इसे इसकी राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी है ओमान। और इसके बाद से हम इसकी बात करेंगे तो इसे 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। सात पहाड़ियों का देश कहा जाता है। इसे 7 पहाड़ियों का देश कहते हैं। और उसके बाद से इसका एक बंदरगाह है जिसका नाम है अकाबा। तो इससे संबंधित एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इसकी सीमा हम बताए थे कि इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। जॉर्डन की सीमा परीक्षा में पूछ दे लेबनान, सीरिया, लेबनान, उसके बाद से इजराइल और सऊदी अरब के बाद दे देगा देश क्या है, तो जॉर्डन। इसमें पूछेगा कि कौन सी देश की सीमा, किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो यहाँ पे सऊदी अरब भी हो जाएगा और जॉर्डन, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो देखिए इसकी सीमा किससे नहीं लगती है, इसकी सीमा भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से नहीं लगती है। और उसके बाद से हम बात करेंगे इसे विश्व का सबसे छोटा तटरेखा वाला देश कहते हैं। सबसे छोटा तटरेखा वाला देश कहते हैं। इसे विश्व का सबसे छोटा तटरेखा वाला देश कहते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो जो जॉर्डन का तट जो है अकाबा खाड़ी से लगा हुआ है। अकाबा खाड़ी से लगा हुआ है। और इसके तट पर, और नेक्स्ट पॉइंट करेंगे तो इसके तट पर जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह कौन सा स्थित है? एकमात्र बंदरगाह अकाबा स्थित है। ठीक, अभी हम देख लेंगे जॉर्डन से महत्वपूर्ण संबंधित पॉइंट। तो जॉर्डन की राजधानी हम ओमान बताए थे। इसे 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। उसके बाद से इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। उसके बाद से ये विश्व का सबसे छोटा तटरेखा वाला देश है। उसके बाद से जॉर्डन का जो तट है किस खाड़ी से, तो अकाबा खाड़ी से लगा हुआ है। इसके तट पर जॉर्डन का जो एकमात्र बंदरगाह अकाबा स्थित है। तो इस प्रकार जॉर्डन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे लेबनान की। तो इसके बाद नेक्स्ट देश है लेबनान। तो लेबनान को देख लेते हैं। जब बात करेंगे लेबनान की तो लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। पहली बात, इसकी राजधानी बेरूत है और बेरूत को लेबनान का पेरिस कहते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट है इससे संबंधित महत्वपूर्ण। तो इसकी राजधानी जो है
बेरूत है। पहली बात, लेबनान को पेरिस कहा जाता है, नहीं सॉरी, बेरूत को, जो इसकी राजधानी है बेरूत को, जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो इसको उसी की उपमा दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब कि बेरूत को पेरिस कहा जाता है। और उसके बाद से लेबनान की बात कर लें तो लेबनान को मध्य पूर्व का, लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड। मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें लेबनान से संबंधित थी जो महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब इसे हम देख लिए हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि लेबनान की राजधानी बेरूत है। बेरूत को पेरिस कहा जाता है और लेबनान को मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने सऊदी अरब के बाद इजराइल के बाद जॉर्डन के बाद लेबनान देशों के बारे में मैप के माध्यम से और उसके बाद से इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने अच्छी तरह से डिटेल से समझा। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।